हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR सोशियोलॉजी क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो नेट का एग्ज़ाम होना है, जिनको भी देना है, अक्टूबर माह में होने वाला है। और ये वीडियो जो है उसी से रिलेटेड है। थंबनेल देख कर के आपको जो है पता चल गया होगा कि हम लोग जो है किस पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा, सोशियोलॉजी के NTA नेट से रिलेटेड जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसी को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही वीडियो सीरीज चलेगी हमारी, और जितने भी 10 सालों तक के जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो जिन लोगों को एग्जाम देना है UGC नेट का, और जिन लोगों को सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो लास्ट तक बने रहें, और जो भी आपके साथी दोस्त जो भी हैं जिनका भी एग्जाम होने वाला है, उन तक ये वीडियो जो है शेयर करके पहुंचा दें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स कि जुलाई 2018 के बाद से ही सोशियोलॉजी का जो है सब्जेक्ट, जितने भी सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चेंजेस हुए थे 2018 में, तो पहले जो है सेकेंड और थर्ड पेपर होते थे, जो कि आयोग ने इसको मिला करके एक पेपर में कर दिया, सेकेंड पेपर सिर्फ ही। और क्वेश्चन भी कम कर दिए। पहले सेकेंड पेपर में 50 क्वेश्चन और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन आते थे। टोटल मिला के जो है 125 क्वेश्चन होते थे। तो आयोग ने जो है 25 क्वेश्चन कम करके और एक ही पेपर कर दिया, सिर्फ सेकेंड पेपर सोशियोलॉजी का। और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र, ये सेकेंड पेपर है। ठीक है, 100 क्वेश्चन, मतलब जुलाई 2018 से जो है पैटर्न चेंज हो गया था, और सोशियोलॉजी का सिर्फ एक ही पेपर होता है, और इस जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं है। ठीक है, तो यह तर्क किसका है? ऑप्शन है आपका अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? ठीक है, तो यह किस परिप्रेक्ष्य में है जो कि कथन दिया हुआ है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? प्रतीकात्मक, अंतःक्रियावादी, आदान प्रदान, शोषी, या फिर संरचनात्मक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो आंसर है यूजीसी नेट के जो यूजीसी के द्वारा जो है जारी किया गया था आंसर की, उसी के आधार पे है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? कि समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें? ऑप्शन है आपका विशिष्ट स्थान, ऐतिहासिक विरासत, सामान्य विशेषताओं को साझा करने वाले एक सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक या अन्य समूह, कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड। तो तीसरा का आंसर करें, तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड जो है समुदाय की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है हमारा, अधिगत और सहभाजित साझा वे सांस्कृतिक उत्पाद जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपका आदर्शक, मूल्य, संस्कृति, या फिर प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। ठीक है, मूल्य। तो मूल्य वे हैं जो सांस्कृतिक उत्पाद जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक प्रतिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे किस प्रकार में जाना जाता है? तो इसको आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो ऑप्शन दिया गया है, निर्जाति केंद्रिततावाद, अज्ञात केंद्रिततावाद, स्व केंद्रिततावाद, या फिर राष्ट्रीयता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, निर्जाति केंद्रिततावाद। तो
निजाति केंद्रिकतावाद जो है एक सामाजिक प्रतिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे जो है निर्जाति केंद्रिततावाद के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे, अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आपका, इसमें उप संस्कृति, जड़ संस्कृति, प्रति संस्कृति या फिर सांस्कृतिक समष्टि। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है, प्रति संस्कृति। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, ठीक है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी परिस्थितियां जो है, स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है आपका परिस्थिति, परिस्थिति समुच्चय, बहुल परिस्थितियां या फिर परिस्थिति अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, बहुल परिस्थितियां। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है आपका आर रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, टालकाट पार्सन्स या फिर जीपी मर्डॉक। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर के मर्टन ने जो है भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? तो यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? ऑप्शन है आपका ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, आर लिंटन या फिर एस एफ नेडल। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं के आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है, ठीक है। आंतरिक संरचना की बात जो है एस एफ नेडल करते हैं। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के लिए एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है? टालकाट पार्सन्स, एस एफ नेडल, लेवी स्ट्रॉस, आर के मर्टन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें, किसने जो है भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है? तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है, आर के मर्टन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, समूहों के एक संयुज, द्विसंयुज और त्रियक में वर्गीकृत करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? पी एस सोरोकिन, जॉर्ज सिमेल, डब्ल्यू जी समनर, जी हासन। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, जी सिमेल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इसमें समनर अंतःसमूह, बाह्य समूह, और अगला है मीड महत्वपूर्ण अन्य, गिडिंस समस्तरीय एवं विषमस्तरीय, ठीक है, और 4 नंबर जो है कुले प्राथमिक एवं द्वितीयक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, गिडिंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसमें अगला प्रश्न है हमारा, किसने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित एवं आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यवसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? कार्ल मार्क्स, जी सुमोलर, इमाइल दुर्खीम या फिर फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है? परिवार व्यवहार,
शिक्षा परक व्यवहार, क्रीड़ा समूह व्यवहार या फिर संदर्भ समूह व्यवहार? ठीक है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग भी सॉल्व करते रहें और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों के सही हुए हैं 50 क्वेश्चन में से। तो 14 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, संदर्भ समूह व्यवहार जो है प्रत्याशी समाजीकरण के कारण घटित होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात करते हैं? तो इसमें है ओपेनहेमर, कार्ल मार्क्स, पीटर ब्लाउ या फिर मैक्स वेबर। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कार्ल मार्क्स। चलिए, अगला प्रश्न है इसमें, एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह किसने कहा है? यह कथन किसका है? तो R.H. लॉवी, के.एम. कपाड़िया, किंग्सले डेविस या फिर J.P. मर्डॉक? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा R.H. लॉवी। ठीक है, लॉवी का ये जो है कथन है कि एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह कथन जो है R.H. लॉवी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है? प्रसंस्कृति ग्रहण, समंजन, संस्कृति ग्रहण या फिर लामबंदी? क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, संस्कृतिकरण, संस्कृति ग्रहण। ठीक है, तो संस्कृति ग्रहण जो है समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण या फिर पुनर्समाजीकरण, प्रत्याशी समाजीकरण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाल्य अवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया जो है प्राथमिक समाजीकरण कहलाती है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आर कॉलिंस, L.A. कोजर, डेरेनडार्फ या फिर जॉर्ज सिमेल? मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है मार्क्सवादी ढांचे के भीतर? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, सब लोगों ने सही टिक किया होगा, 3। ठीक है, आर डेरेनडार्फ। चलिए, अगला प्रश्न है 20 नंबर, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत जो है किया है? ऑप्शन है आपका पीटर ब्लाउ, S.M. मिलर, P.A. सोरोकिन, S.M. लिपसेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, P.A. सोरोकिन ने। अगला है 21 नंबर, एक कार्यालय में लिपिक है, उसके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा जो है न्यायाधीश थे। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? समस्तरीय गतिशीलता है, विषम स्तरीय गतिशीलता, विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता, विषम स्तरीय ऊपरमुखी गतिशीलता? क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के प्रकार एवं प्रकारात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? तो एस हेलर, जोसेफ टी हावेल, जी लेंस्की या फिर बिलमर्ट मूर? 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जी लेंस्की। ठीक है,
चलिए 23rd नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक एवं संप्रत्यात्मक के बीच आगे पीछे करता है? काम्ट, स्पेंसर, हाबहाउस या फिर सोरोकिन? 23rd, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, सोरोकिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करता है। एक तरफ कृतियां हैं और दूसरी तरफ समाजशास्त्री हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी बुक है? द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। और एक तरफ जो है समाजशास्त्री हैं आपके A.R. रेडक्लिफ ब्राउन है, R.K. मर्टन, S.F. नाइडल, लेवी स्ट्रॉस, टालकाट पार्सन्स। इसमें जो है कृतियां बताना है कौन सा किसका है। ठीक है, 24 का। तो चलिए मैच करते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी है? तो ये जो बुक है आपको पता होगा लेवी स्ट्रॉस की है। ठीक है, और द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो है S.F. नाइडल की बुक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये बुक है आपका फर्स्ट पेज चला जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन की है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये जो है मर्टन की बुक है। ठीक है, तो पहले का जो है 4 है, बी का जो है 3rd है, सी का 1 और डी का जो है आपका 2 है। तो 4 3 1 2 किस में है? 4 3 1 2। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन है, किसने अफ्रीकी जनजातियों चोकटाह और अमोहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है? ईवी टायलर, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड या फिर मैलिनोवस्की? 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है अफ्रीका की जनजातियों चोकटा और अमोहा की नातेदारी प्रणालियों की संरचना का अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? लेवी स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, मैलिनोवस्की या फिर क्रोबर? तो 26 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1, सी, लेवी स्ट्रॉस ने जो है मिथक की संरचना का अध्ययन से संबंधित है। अगला है हमारा इसमें 27 नंबर क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3। ठीक है, तो इसमें जो है विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है? ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। तो इसमें जो है किसका ये कथन पूछा जा रहा है, मतलब किसने यह तर्क दिया है कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया है आपका पार्सन्स, गिडिंस, मर्टन या फिर सिमेल। तो 28 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मर्टन। ठीक है, चलिए अगला है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया है कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्वपूर्ण महत्व होता है? ठीक है, जिसका जो है समूचे समाज के लिए महत्व होता है। तो इसमें ऑप्शन में है मर्टन, पार्सन्स, दुर्खिम, गिडिंस। 29 नंबर 29 का होगा राइट आंसर ऑप्शन 2। ठीक है, तो किसने यह कल्पित किया है कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है? तो ये जो कहा है पार्सन्स ने। ठीक है, चलिए इसमें 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकारों सरल, यौगिक, दुगुने यौगिक, तिगुने यौगिक को अभी चिन्हित किया है?
हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे, हाबहाउस या फिर इमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मीट के अनुसार सामान्यीकृत अन्न और महत्वपूर्ण अन्न किनके सर्जक हैं? मैं, मुझे, अहम या फिर परा अहम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, मुझे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन इसमें है, किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व हैं? ठीक है, तो यह जो है किसने जो है इस बात पे जोर दिया है? तो इसमें जो है G.H. मीड हैं, वी पेरेटो हैं, मैक्स वेबर हैं या फिर हर्बर्ट ब्लूमर। क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, हर्बर्ट ब्लूमर। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्होंने दो प्रकारों के संघर्ष नामतः यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किया है? कार्ल मार्क्स, एल्कोजर, जी सिमेल या फिर आर डेहरेनडार्फ। 33, इसका राइट आंसर होगा एल ए कोजर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसमें जो है 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? कार्ल मार्क्स, कोजर, सीमेल या फिर डेहरेनडार्फ। 34, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक, आर डेहरेनडार्फ। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम चार्ट के अधोलिखित सोपानों का एक शोध परियोजना का संचालन करने में कौन सा क्रम सही व्यवस्थित है? परिकल्पना का निरूपण, साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा, समस्या की पहचान और संकल्पना निर्धारण, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण। तो इसका जो है सही कूट के द्वारा जो है आपको आंसर देना है। तो चलिए फिर करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले क्या होगा, तो इसमें जो सबसे पहले जो होगा आपका ये होगा, ठीक है, समस्या की पहचान सबसे पहले होता है, संकल्पना निर्धारण, ठीक, दूसरे नंबर पर होगा साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा, ठीक, उसके बाद जो है आपका तीसरे नंबर पर होगा परिकल्पना का निरूपण और चौथे नंबर पर निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण। ठीक है, तो जो है सी जो है सबसे आगे होगा, सी, तो सी जो है ऑप्शन में दिया गया है 3 वाले में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो समस्या की पहचान और संकल्पना निर्धारण पहले होता है, उसके बाद जो है साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा, फिर उसके बाद परिकल्पना का निरूपण, फिर उसके बाद जो है निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का सही अनुक्रम है? तो विषयों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो 36 का आंसर जो मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। इसको जो है सबसे पहले जो है अगस्ट काम्टे ने दिया था, जो है विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्ट काम्टे के द्वारा किया गया था। तो गणित और सबसे पहले जो है गणित है, सबसे आखिरी में समाजशास्त्र। ऐसे भी पूछा जाता है कि अगस्ट काम्टे के जो है विज्ञानों के वर्गीकरण में सबसे पहले और आखिरी में कौन सा आता है? तो पहला जो है गणित और सबसे आखिरी में समाजशास्त्र आता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37, किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्यों से मुक्त नहीं हो सकता? दुर्खिम, मार्क्स, दुर्खिम है, मार्क्स हैं और मेंडल है, वेबर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं? 37 का 37 का राइट आंसर होगा, तो किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता? तो मैक्स वेबर के। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, दी गई संकलता से स्कंद वस्त्र टिपेट्स संख्याओं द्वारा चयनित निदर्शन। ठीक है, चलिए 38 का जो होगा ऑप्शन ए। अगला है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, सहभागी प्रेक्षण विधि या फिर प्रेक्षण विधि। 39, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, सहभागी प्रेक्षण विधि में जो है अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरक बरकरार रखते हुए शोध को सुकर करता है? बताएं। तो 40 नंबर है, तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य। चलिए, तो 41 नंबर क्वेश्चन है इसमें, प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो विषय वस्तु विश्लेषण, व्यक्तिपरक अध्ययन, प्रश्नावली या फिर प्रेक्षण। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विषय वस्तु विश्लेषण जो है प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति के किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो वो है विषय वस्तु विश्लेषण का। ठीक है, चलिए अगला है, किसने जीवन वृत्ति दृष्टिकोण का एक वैभिन्न जिसे साहित्यिक लोकगाथा कहा जाता है विकसित किया है? थॉमस एवं नैनिकी, डॉल्बी, स्टाहल, बर्टम या फिर फ्रीमैन। 42 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, डॉल्बी स्टाहल। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? G.W. ऑलपोर्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस या फिर फ्रेडरिक लेप्ले। 43, इसका राइट आंसर होगा, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 4, फ्रेडरिक लेप्ले। ठीक है, फ्रेडरिक लेप्ले जो है सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ जो है करने का श्रेय फ्रेडरिक लेप्ले को जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ऑप्शन है आपका, जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है, एक परीक्षण उसका माप करने के अभिप्रेत होता है जिसका माप करने के लिए वो निर्धारित है, एक और दो दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान में वैधता का जो सूचक है, जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है, एक परीक्षण उसका मापन करने के अभिप्रेत होता है जिसका मापन करने के लिए वह निर्धारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हें लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका, वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्तार्थ विश्वसनीयता, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, दोहरी विश्वसनीयता। 45 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा, परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। ठीक है, चलिए 46 है हमारा, 46 नंबर है, एक केंद्रीय प्रवृत्ति यथा x बार अथवा md से विचलनों के वर्गों का योग क्या कहलाता है? माध्य विचलन, प्रसरण, वेरिएंस, मानक विचलन या फिर विचलन अनुपात। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रसरण। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, एक पंक्ति व्यूह में एक मान इस तरह का है कि आधी मदें ऊपर और आधी मदें उसके नीचे हैं, यह मान को क्या कहा जाता है? बहुलक, माध्य, माध्यिका या फिर ज्यामिति माध्य। 47 नंबर।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, माध्यिका। तो अगला जो प्रश्न है इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको पढ़ के जो है नीचे आंसर करना है। तो हम जो है इसका जो है डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है, कि वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है, आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। तो 48 का जो देखते हैं इसमें, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विष्ट नहीं है? नहीं है बताना है आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, मानसिक रचना एक पक्षी आघातन द्वारा विचरित दृष्टिकोण वास्तविकता में अनुभविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2। चलिए 49, चलिए 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। तो ये जो है आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जाए। अगला प्रश्न है 50 नंबर, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, यदि समाज विज्ञानी वेबर के आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसका प्रकार इसकी अपसारिताएं और सादृश्य कारणता स्थापित करने के लिए अनुभविक वास्तविकता के साथ तुलना करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो अब जो है अगला जो है हम लोग 51 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको जो है लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग जो है इस अब फिर जो है मिलते हैं इस अगले वीडियो में। और ये हमारी जो है वीडियो सीरीज चलती रहेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, जो जिसमें जो है हम लोग 10 साल के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।